Hello, friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. चैप्टर 3 ब्रिजिट। राउंड द क्लॉक बॉडीगार्ड का घर में रहना सबसे अनोइंग चीज़ों में से एक था। बूथ के साथ कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि हम दोनों काफ़ी अच्छे से रह लेते थे, लेकिन रीस के साथ इतने क्लोज क्वार्टर्स में रहना मुझे एजी फील करा रहा था। अचानक मेरा घर छोटा सा लगने लगा और जहाँ भी मैं देखती रीस वहाँ होता। किचन में कॉफ़ी पीना, शावर से निकलना, बैकयार्ड में वर्कआउट करना, उसके मसल्स फ्लेक्स होते हुए और उसकी स्किन स्वेट से चमकती हुई। सब कुछ इतना वियर्डली डोमेस्टिक लग रहा था, एक ऐसा फील जो बूथ के साथ कभी नहीं था, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही? मैंने एक अनयूजुअली वार्म डे पर उसे पुशअप्स करते देखकर पूछा। फॉल सीजन था पर टेम्परेचर हाई 70s तक था और मेरे गले से एक स्वेट की बूंद नीचे गिर रही थी डिस्पाइट लाइट कॉटन ड्रेस और आइस कोल्ड लेमनेड को हाथ में पकड़े हुए। रीस तो अपनी ब्लैक शर्ट और वर्कआउट शॉर्ट्स में रोस्ट ही हो रहा होगा। तुम चाहती हो मैं शर्ट उतार दूं? उसने पुशअप्स कंटिन्यू किए, बिल्कुल ब्रेथलेस ना लगते हुए। मेरे गालों पर एक वार्मथ फैल गई, वेदर की वजह से नहीं। यू विश। ये बेस्ट कमबैक नहीं था, पर जो दिमाग में आया वही बोल दिया। ऑनेस्टली मुझे क्यूरियोसिटी तो थी रीस को शर्टलेस देखने की, ना इसलिए कि बस देख लूं, पर क्योंकि मैं एक झलक उसके एब्स की चुरा लेना चाहती थी, जो शायद बाकी बॉडी की तरह ही फैंटास्टिक होंगे, लेकिन वो हमेशा शर्ट ही पहनता था। इवन शावर के बाद बाथरूम से निकलता तब भी फुली ड्रेस्ड होता। शायद वो क्लाइंट के सामने हाफ नेकेड आने में अनकंफर्टेबल होता, लेकिन मुझे लगता था कुछ और ही वजह है। कोई एम्बैरेसिंग टैटू शायद, या कोई वियर्ड स्किन कंडीशन जो सिर्फ टॉर्सो पर हो। रीस ने पुशअप्स फिनिश किए और पुल अप बार की तरफ गया। तुम देखते ही रहोगी या फिर किसी चीज में हेल्प चाहिए प्रिंसेस? मेरे अंदर का वार्मथ और बढ़ गया। मैं तुम्हें ओगल नहीं कर रही थी, मैं सीक्रेटली प्रे कर रही थी कि तुम्हें हीट स्ट्रोक हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ। डियर लॉर्ड, मैं क्या बोल रही हूँ खुद ही समझ नहीं आ रहा था। 2 हफ्ते पहले द क्रिप्ट में हमारे सॉलिडारिटी मोमेंट के बाद रीस और मैं वापस अपने यूजुअल स्नाक और सार्केज़म वाले पैटर्न में आ गए थे, जिसे मैं हेट करती थी क्योंकि मैं नॉर्मली स्नाकी पर्सन नहीं हूँ। रीस के लिप्स के कॉर्नर्स पर एक हल्का सा स्मर्क आ गया, पर वो उससे पहले गायब हो गया जब वो एक रियल स्माइल बन सकता था। गुड टू नो। अब मेरी श्योरिटी थी कि मैं बीट रेड हो चुकी हूँ, पर मैंने चिन उठाकर थोड़ी डिग्निटी के साथ घर के अंदर वापस कदम रखे। रीस को धूप में बेक होने दो। मैं तो चाहती थी उसे हीट स्ट्रोक हो। शायद तब उसके पास एनर्जी ना बची होती जर्क बनने की। सैडली ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके पास अभी काफ़ी एनर्जी थी अनॉय करने की। बुक कैसी चल रही है? उसने ड्रॉल करते हुए पूछा, जब उसका वर्कआउट खत्म हो गया और मैंने सबसे पास वाली बुक पकड़ ली थी। मेन पेज पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी, इंस्टेड ऑफ रीस की स्वेट से चिमटी हुई शर्ट जो उसके टॉर्सो से चिपकी हुई थी। 6 पैक एब्स तो पक्का, शायद 8 पैक भी। नहीं, मैं बस काउंट कर रही थी। श्योर, ऐसा ही लगता होगा। रीस का चेहरा इम्पैसिव था, लेकिन उसकी वॉइस में क्लियरली मॉकिंग टोन था। वो बाथरूम की तरफ चला और पीछे देखे बिना ही बोला, वैसे प्रिंसेस, बुक उल्टा पकड़ा है तुमने। मैंने इंस्टेंटली हार्ड कवर बंद कर दी। एम्बैरेसमेंट से मेरा चेहरा जल रहा था। गॉड, वो इनसफरेबल है। एक जेंटलमैन कभी ऐसे पॉइंट नहीं करता, लेकिन रीस लार्सन जेंटलमैन तो बिल्कुल नहीं था। वो मेरे एग्जिस्टेंस का बेन था। अनफॉर्चुनेटली मैं अकेली थी जो ऐसा सोचती थी। बाकी सबको उसका ग्रम्पी होना चार्मिंग लगता था। मेरे फ्रेंड्स, शेल्टर में लोग, सब। मैं तो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि रीस मेरे एग्जिस्टेंस का दुख है। तुम्हारा नया बॉडीगार्ड कौन सा है? वेंडी ने पूछा, वैग्स इन विस्कर्स की दूसरी लॉन्ग टाइम वॉलंटियर। उसने कॉर्नर की तरफ ग्लांस किया, जहां रीस एक स्टिफ स्टैचू की तरह खड़ा था, मसल्स और टैटूज का बंडल। उसमें वो साइलेंट स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। हॉट है। यू से दैट, पर तुम्हें उसके साथ रहना नहीं पड़ता। मैंने मटक किया। अपसाइड डाउन बुक वाले इंसिडेंट के 2 दिन बाद रीस और मैंने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा एक दूसरे को कुछ नहीं बोला था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रिटेंड करना इजी लगता था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेंडी हैसी, आइड स्विच प्लेसेस विद यू एनी डे। मेरा रूममेट रोज फिश माइक्रोवेव करती रहती है और पूरा किचन स्मेल करता रहता है, और वो बिल्कुल तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसा हॉट नहीं है। उसने पोनीटेल टाइट की और खड़ी हो गई। वैसे मुझे स्टडी ग्रुप के लिए निकलना है, तुम्हें सब मिल गया? रीस ने कंधे उचकाए। बस ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ नहीं लगती जो तुम फ्री टाइम में करना पसंद करोगी।
मुझे पूछना नहीं पड़ा कि वो क्या सोचता है, मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ। ज्यादा लोग मेरी अपीयरेंस और बैकग्राउंड देखकर अजम्पशंस बना लेते थे, और हाँ, कुछ सही भी होते थे। मुझे शॉपिंग और पार्टीज पसंद थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरी चीजें पसंद नहीं। ये अमेजिंग है कि सिर्फ एक मंथ में तुम्हारे पास मेरी पर्सनैलिटी के बारे में इतनी इंसाइट आ गई, मैंने थोड़ा ठंडा सा कहा। आई डू माई रिसर्च प्रिंसेस। रीस हमेशा मुझे सिर्फ इसी नाम से बुलाता था। वो मेरा पहला नाम यूज करना रिफ्यूज करता था और हमेशा योर हाइनेस कहता। मैं भी उसे मिस्टर लासन कहती थी। मुझे नहीं पता ये कुछ मतलब रखता था या नहीं, पर उसकी एक्सप्रेशन से लगता था कि थोड़ा बॉदर होता है, और शायद मेरे पैटी ईगो को ये सेटिस्फाई करता था। लेकिन इस वजह से मैं एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करती हूँ, मैंने कहा। क्लियरली तुम्हें अपनी रिसर्च स्किल्स ब्रश अप करने की ज़रूरत है। उसने अपनी स्टीली ग्रे आंखें मेरी तरफ घुमाई और मुझे लगा मैंने एक हल्की अम्यूजमेंट की झलक देखी। फिर वो गायब हो गई। टूशे। वो थोड़ा रुक कर बोला, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग हो। क्यों? क्योंकि मैं सुपरफिशियल एयरहेड नहीं हूँ? मैंने थोड़ा हर्ट होके पूछा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम सुपरफिशियल एयरहेड हो, तुमने इम्प्लाई किया। रीस ने ग्रिमिस किया। तुम पहली रॉयल नहीं हो जिसे मैं गार्ड कर रहा हूँ, तुम तीसरी या चौथी भी नहीं। सब एक जैसे बिहेव करते थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम भी वैसी ही होगी, पर तुम नहीं हो। मैंने एक आईब्रो उठाई। मैं नहीं? क्या? उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई और गायब हो गई। अ सुपरफिशियल एयरहेड। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं हंसी। मैं रीस लासन की बात पर हंस रही थी। शॉकिंग। मेरी मॉम ह्यूज एनिमल लवर थी, मैंने बोला खुद हैरान होके। मैंने प्लान नहीं किया था उससे अपनी मॉम के बारे में बात करने का, पर शायद पैलेस में हमारी टेंस रिलेशनशिप के बीच ये मोमेंट सही लग रहा था। मैं एनिमल्स के साथ पैलेस में ज़्यादातर टाइम स्पेंड नहीं कर सकती थी, तो मैंने शेल्टर्स में वॉलंटियर करना शुरू किया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसा मेडो लो 5 देती। मुझे पसंद है, पर एक और वजह भी है। इससे मुझे मॉम के पास फील होता है। उनकी तरह मुझे एनिमल्स से प्यार है। बाकी फैमिली को एनिमल्स पसंद है, पर हमारा कनेक्शन अलग था। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही थी। प्रूव करना चाहती थी कि ये पीआर स्टंट नहीं है, या मुझे फ़र्क पड़ता है कि रीस मेरे बारे में क्या सोचता है, या शायद मुझे बस किसी से मॉम के बारे में बात करनी थी जिसने उन्हें देखा नहीं था। एथनबर्ग में मैं उनका जिक्र नहीं कर सकती थी बिना लोगों के पिटी लुक्स दिए। पर रीस बिल्कुल काम और न्यूट्रल था। आई अंडरस्टैंड, उसने कहा। सिर्फ 2 शब्द, पर वो मेरे अंदर उतर गए और उन्होंने मेरे एक हिस्से को सूद किया जिसे मुझे पता भी नहीं था कि हीलिंग की ज़रूरत है। हमारी आंखें मिली। बीच की हवा थोड़ी हैवी हो गई। डार्क, मिस्टीरियस, पियर्सिंग। रीस की आंखें ऐसे लगती थी जैसे सीधा इंसान की सोल देख ले, जैसे हर मास्क, हर वाई को टीयर करके ट्रूथ निकाल ले। कितने ट्रूथ्स वो देख सकता था? क्या वो उस लड़की को देख सकता था जो मास्क के पीछे छुपी थी, जिसने सालों का इमोशनल बोझ कैरी किया था, जिसने मास्टर स्पैंक मी मास्टर। लेदर ने अपने यूजुअल इनअप्रोप्रिएट आउटबर्स्ट्स में से एक छोड़ दिया, प्लीज स्पैंक मी। जैसा जादू चल रहा था वैसे ही 1 सेकंड में टूट गया। रीस ने अपनी नज़र हटा ली और मैंने नीचे देखा। मेरा सांस रिलीफ और डिसअपॉइंटमेंट दोनों में एक साथ बाहर निकला। मास्टर। लेदर चुप हो गया जब रीस ने उसे एक ग्लेयर दिया। बर्ड ने अपने फेदर्स हिलाए और केज के अक्रॉस हॉप करते हुए फाइनली एक नर्वस साइलेंस में सेटल हो गया। कंग्रेचुलेशंस, मैंने कहा, थोड़ा पहले वाली अनसेटलिंग इलेक्ट्रिसिटी को शेक ऑफ करने की कोशिश करते हुए। शायद तुम पहला इंसान हो जिसने लेदर को सेंटेंस के बीच में ही चुप करा दिया। तुम्हें इसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हेल नो, मैं फाउल माउथ एनिमल से डील नहीं करता। हम दोनों 1 सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरते रहे, फिर मेरे मुंह से एक छोटी सी लाफ निकल गई और रीस की आईज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। इनफ फॉर मी टू स्पॉट अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमर। उस शिफ्ट के बाद हमने ज्यादा बात नहीं की, पर मूड लाइटन हो गया था। इतना कि मैं कन्विंस हो गई कि शायद हम दोनों एक फंक्शनल वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। मुझे पता नहीं ये ऑप्टिमिज्म था या डिल्यूजन, पर मेरा ब्रेन छोटी से छोटी पॉजिटिव चीज़ पकड़ लेता था ताकि डिस्कम्फर्ट मैनेजेबल लगे। विंड मेरे फेस और नेक की बेयर स्किन को निप कर रही थी जब हम शिफ्ट के बाद घर वॉक कर रहे थे। हमने वॉक या ड्राइव पर आर्ग्यू किया था, पर रीस भी मानता था कि इतना पास ड्राइव करना सिली होगा। एल्डोरा जाने को एक्साइटेड हो? मैंने पूछा। हम कुछ दिनों में एथेनबर्ग जाने वाले थे विंटर ब्रेक के लिए, और रीस ने बताया था कि ये उसका पहली बार वहाँ जाना होगा। मैंने सोचा था कि अर्लियर वाली कैमराडरी को थोड़ा बिल्ड करूंगी, पर मैं गलत थी। रीस का फेस कॉप्स के रेट से तेज शटडाउन हो गया। मिस्टर लासन, आई थिंक वेर ओके। वो हिला भी नहीं। मैं 2 दीवारों के बीच ट्रैप थी, ब्रिक
और रीस, वो एक हाथ से मेरे हेड के साइड वॉल पर ब्रेस करके खड़ा था और इतना पास कि मुझे उसके बॉडी के हर स्कल्प्टेड कॉन्टूर फील हो रहे थे। फिर एक लम्हा गुजरा, रीस ने गन रीहोल्स्टर किया और फाइनली मेरी तरफ देखा। तुम श्योर हो ओके हो? उसकी आवाज़ डीप और ग्रफ थी और उसकी आंखें मेरी बॉडी स्कैन कर रही थी, इंजरीज ढूंढते हुए, जबकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, बस कार ने थोड़ा फास्ट टर्न लिया। मैंने एक नर्वस लाफ निकाला। मेरी स्किन उसकी प्रेजेंस में ज़्यादा हॉट लग रही थी। वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं ज़्यादा शॉक इस बात से हुई कि तुमने मुझे इतनी ज़ोर से एली में फेंक दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें ड्राइव करना चाहिए था। वो पीछे हटा, साथ ही उसकी बॉडी के वार्मथ भी ले गया और ठंडी हवा ने गैप भर दिया। मैं कांपी, सोचते हुए काश मैंने एक थिक स्वेटर पहना होता, इतना ठंड लग रही थी। तुम इतनी ओपन और अनप्रोटेक्टेड हो, ऐसे वॉक मत किया करो, ये ड्राइव बाय भी हो सकता था। मैं लगभग हंसी। मुझे नहीं लगता कैट्स भी फ्लाई कर लेंगे उससे पहले कि हेजलबर्ग में ड्राइव बाय हो। ये कंट्री के सेफेस्ट टाउन्स में से एक है और ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तो कार्स भी नहीं। रीस मेरी एनालॉजी से इम्प्रेस्ड नहीं लगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा? सिर्फ एक बार काफ़ी होता है। आज से कोई वॉकिंग नहीं, बस शेल्टर तक जाना और वापस आना, सब ड्राइव करना। ये लिटरली कुछ भी नहीं था, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने कहा। इरिटेशन वापस आ रही थी। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टोन जैसा हो गया। ये मेरा काम है कि हर वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोचूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे फायर कर दो। तब तक तुम वही करोगी जो मैं बोलूंगा, जब बोलूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट डे बोला था। शेल्टर वाली सेमी ट्रूस का एक भी ट्रेस नहीं बचा था। मैंने सोचा काश मैं उसे फायर कर सकती, पर स्टाफिंग डिसीजंस मेरी चॉइस नहीं थी और रीस को फायर करने का कोई वैलिड रीज़न भी नहीं, बस ये कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। मैं तो सोच रही थी कि शेल्टर वाला इंटरैक्शन हमारी रिलेशनशिप का एक नया फेज शुरू करेगा, पर रीस और मेरी इक्वेशन 2 स्टेप्स आगे जाके 3 स्टेप्स पीछे आ गई। मैंने सोचा हम एथेनबर्ग फ्लाई कर रहे होंगे, हमारे बीच बस वही पुराना आईसी साइलेंस आर्स तक होगा। ये क्रिसमस ब्रेक बहुत लंबा होने वाला था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।